Sit down. अभी तक हम लोगों ने जल के बारे में बहुत सारी जानकारियां ली हैं कि जल में एक विशेष गुण होता है या उसका एक विशेष गुण की वजह से पानी में मछलियां जिंदा रहती हैं। वो कौन सा गुण था? कौन सा गुण था वो जिसकी वजह से कि पानी का कि वो सब पदार्थों से अलग तरह का व्यवहार, असंगत व्यवहार जो करता है, वो कौन सा असंगत व्यवहार था? हाँ, ऊपर की परत और नीचे की परत पानी की नहीं। तो वो कौन सा व्यवहार था? 0 डिग्री से 4 डिग्री तक पानी को जब ठंडा किया जाता है तो वो पानी सिकुड़ने की बजाय सब चीजें सिकुड़ती हैं लेकिन पानी फैलता है। उसकी वजह से तालाबों का पानी नीचे नहीं जमता, केवल ऊपर की परत चले और जो मछलियां जिंदा रहती। मछलियां इसलिए तो जिंदा रहती हैं। और दूसरी क्या वजह है जिसकी वजह से मछलियां जिंदा रहती हैं पानी में? ऑक्सीजन। क्या आपको मालूम है कि पानी में ऑक्सीजन घुली होती है? घुली होती है, पक्का सबको मालूम है। हम लोग करके देखें कि क्या पानी के अंदर वायु घुली होती है कि नहीं? यहाँ बेटा ये स्प्रिंट लैम्प जलाओ। और ये क्या है? टेस्ट ट्यूब। क्या है ये? टेस्ट ट्यूब या परख नली, इसको क्या बोलते हैं? परख नली। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी देखिए जला। ये क्या है? सबको दिख रहा है? एकदम क्लियर? कुछ और तो नहीं लग रहा? पानी में कुछ तो नहीं जग गया? देखो ये क्या है? साफ पानी, एकदम पारदर्शी साफ पानी। अब आप इसको गर्म करें, फिर से जलाओ। हाथ अपके कर लो। देखिए अब इसको गर्म कर रही, ध्यान से देखो, सब बच्चे ध्यान से देखेंगे इसको। हाथ लगा दो। नहीं, कुछ नहीं हो रहा है, करेगी गर्म। देखो गरम कर रहे, कुछ हो रहा है? कुछ हो रहा है पानी में? नहीं, कुछ हो रहा है, देखो ध्यान से। ये देखो कुछ कुछ बूंदी बूंदी। हाँ, क्या हो रही है? बबल्स, बुलबुले निकल रहे हैं, कुछ उठ रहा है। भाप तो इतनी जल्दी नहीं बनेगी, जब 100 डिग्री पे गर्म होगा तभी तो बनेगी। ये भाप नहीं है, ये इसके अंदर जो हवा घुली हुई है, जो वायु अंदर घुली हुई है, वो बुलबुला। देखो अब निकला, दिखा सबको? अब एक और निकलेगा थोड़ी। ये देखो दूसरा निकला, निकल रहा है। आगे के बच्चों को दिख रहा है कि एक एक करके हवा का बुलबुला पानी से बाहर निकल रहा है। तो वो जो हवा बाहर निकल रही है वो इसके अंदर घुली हुई थी और इसी हवा को मछली अंदर लेती है और जिंदा रहती है। अगर हम लोग, ठीक है बेटा, थैंक यू, बंद कर दो इसको, बंद कर दो। और इस पानी को, इससे हमें क्या पता चला? इससे हमें क्या पता चला? वायु जल में सब लोग देखिए, पहला पॉइंट क्या है? वायु जल में घुलनशील है। इसी घुलनशील वायु से समुद्र में समुद्री जीव, समुद्री पेड़ पौधे और मछलियां सांस लेती हैं। इसका एक और हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, जिसके घर में कांच का मछली का एक्वेरियम होता है। अगर हम लोग उसको उबला हुआ पानी, मतलब पानी को उबाल के ठंडा करके उसमें डाल दें, या एक ग्लास लें, पानी को उबालें और उसके अंदर मतलब ठंडा हो जाए पानी, तब उसमें मछली डाल दें, तो मछली तुरंत मर जाती है। उस पानी में डालते ही मछली मर जाती है, लेकिन तालाब के पानी में नहीं मरती। तो उस पानी गिलास में क्या हो गया?
सारी ऑक्सीजन निकल गई, क्योंकि पानी को उबाला। देखो अभी हमने हल्का सा पानी गर्म किया तो इतने बुलबुले निकलने लगे, अगर उबाल देंगे तो पूरे ही निकल जाए। इसका मतलब है कि वायु की कुछ परसेंट मात्रा, लेकिन हालांकि बहुत कम है, ये नहीं कि बहुत ज्यादा वायु होती है, थोड़ी सी होती है, लेकिन वो थोड़ी सी वायु भी उन पौधों के लिए और जंतुओं के लिए बहुत जरूरी है जो कि पानी में रहते हैं। आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि जब बहुत तेज गर्मी पड़ती है, तालाब सूखने लगते हैं तो मछलियां मर जाती हैं, क्योंकि पानी सूख जाता है तो उनके साथ हवा भी बाहर निकल जाती है, और उसमें ना तो पानी कम हो गया, हवा भी कम हो गई, तो सारी मछलियां मर जाती हैं। आप लोगों ने क्या कभी समुद्र का पानी पी के देखा है, या कभी हैंडपंप का पानी पिया है? पिया है। तो हैंडपंप के पानी में क्या होता है, कैसा होता है स्वाद? खारा होता है। हाँ, और समुद्र का भी। तो ये समुद्र का, हैंडपंप का, तालाब, नदी का तो इतना ज्यादा खारा नहीं, तो इनका इतना ज्यादा खारा क्यों होता है? हाँ, किसकी वजह से? नमक। जैसे आपको मालूम है ज्यादातर सब नदियां पहाड़ों से निकलती हैं। जब पहाड़ों से नीचे झरने के रूप में बहकर आती हैं तो रास्ते में उनको कई तरह के लवण मिलते हैं और वो लवण उसमें घुलते चले जाते हैं। जब वो नदी समुद्र में गिरती है तो अपने साथ बहुत सारे लवण लेकर जाती है। नदी में जो जल होता है वो कम नमकीन होता है, जो समुद्र का जल होता है वो ज्यादा नमकीन होता है। आप कभी कभी जाओ कभी तो बॉम्बे में समुद्र है कि नहीं है? हमारा भारत देश 3 तरफ समुद्र से घिरा है। घिरा है? क्या क्या नाम है? बंगाल की खाड़ी। तीनों समुद्रों का पानी अगर हम लोग इस टेस्ट ट्यूब में लें और उसको गर्म करें तो उसके बाद पानी उड़ जाएगा और नीचे खूब सारा नमक बच जाएगा। आपको मालूम है हमारे देश में इसी तरह से नमक बनाया जाता है। जब हमारे देश में जो नमक बनता है इसी तरह से बनता है, समुद्र के पानी को उड़ा के बाकी जो बचता है उसमें नमक को साफ किया जाता है। थोड़ी गंदगी भी तो होगी, उसको आयोडाइड किया जाता है, उसको साफ किया जाता है, तब जाके हम लोग घरों में नमक इस्तेमाल करते हैं। तो कितना प्रतिशत वो होता है? सबसे शुद्ध रूप कौन सा होता है वर्षा जल का? जल का शुद्ध रूप क्या है? लेकिन जब वो जमीन पर गिरती है वर्षा या वातावरण में अंदर आती है तो दूषित हो जाती है, उसका पानी गंदा हो जाता है। जमीन में गिरते कीचड़ कभी साफ हुआ है क्या? नहीं। और ऊपर से गिरता है वो भी गंदा गिरता है। जैसे ही वातावरण में वो अंदर प्रवेश करती है, क्यों? धुआं, वातावरण में धुआं है और उसमें एक अम्ल होता है, एक गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ घुल जाती है तो कार्बोनिक अम्ल बनाती है। क्या बनाती है? और जब ये कार्बोनिक अम्ल बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पानी में होती है, वातावरण में होती है और बारिश हो जाए तो वो जो बारिश नीचे जमीन पर गिरेगी तो जो संगमरमर के जितने भी मूर्तियां हैं, यहाँ हमारे जैसे ताजमहल है या और जितने भी स्ट्रक्चर्स जो संगमरमर से बने, पत्थर से व्हाइट वाले, उसके ऊपर अगर ये वाली बारिश गिरी तो वो खुरदरे हो जाते हैं। क्यों खुरदरे हो जाते हैं? अम्ल से तो कोई भी चीज, तेजाब से तो खुरदरी होगी ना, तो इसमें तेजाब मिला है, अम्ल मिला है। तो अम्ल में जब अम्लीय वर्षा होगी, मतलब पानी साफ नहीं है, खट्टापन होता है उसके अंदर अम्लीय वर्षा में, तो वो उनको क्लोराइड कर देता है, उनको खुरदरा कर देता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं, आपके घर में बड़े बूढ़े कहते हैं कि जब पहली बारिश हो तो उसमें नहाना क्यों? वो अम्लीय वर्षा होती है। क्योंकि देखो बहुत दिनों के बाद जून में जब बारिश शुरू होती है तो हमारे वातावरण में बहुत सारी गंदी गैसेस होती हैं, तो पहली बारिश हुई सारी गैसेस घुल गई और वही जब हमारे शरीर पे गिरेंगी तो हमें चकत्ते, फफोले या कुछ भी बीमारी
एलर्जी हो सकती है। इसीलिए सब लोग कहते हैं पहली वर्षा जो होती है वो अच्छी नहीं होती, उसमें नहाना नहीं चाहिए। वैसे भी बारिश के पानी आजकल जो हम लोग नहाते हैं उससे खुजली और कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। अच्छा, समुद्र के पानी में कितना नमक होता है और नदी के पानी में कितना नमक होता है? समुद्र के पानी में कितना होता है? 35 से 40 ग्राम। कितना पर? क्या? 35 से 40 ग्राम पर लीटर। 1 लीटर में 35 से 40 ग्राम। बोलो कितना नमक खारा हो गया? 1 गिलास 1.5 गिलास पानी में 2 चम्मच नमक, 2-3 चम्मच। कितना खारा होगा? पर लीटर होता है। 35 से 40 ग्राम पर लीटर होता है। और उसमें कितना होता है? ये नदी के पानी में पढ़ो। नहीं, 10 से 15 ज्यादा बता रहे बेटा। 35 ग्राम लगभग होता है 1 लीटर। नदी में 2 से 3 ग्राम। नदी में कितना? 2 से 3 ग्राम प्रति। अब आया समझ? 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर। तो नदी में बहुत कम है, क्योंकि समुद्र का पानी बहुत रास्तों से घूम घूम के तक गिरता है, लेकिन नदी छोटी होती है, उसका बहाव भी कम होता है, इसीलिए उसमें नमक भी कम होता है। कल हमने आपको पढ़ाया था कि जो वाटर, जो पानी होता है, उसको हम लोग यूनिवर्सल सॉल्वेंट या उसको एक हम विलायक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। आज हम इसकी विलायक का टेस्ट करेंगे कि ये क्या चीज इसमें जल्दी घुलती है, क्या चीज इसमें देर से घुलती है। हाँ, नमक तो सबको पता है। कौन सी चीज नहीं घुली थी? हाँ, और चौक नहीं घुला था ना? आज हम फिर से करके देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम दूसरा एक्सपेरिमेंट करेंगे। बेटा आओ, आप लैम्प जलाओ। ये सबको क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? चीनी। और ये इसमें क्या डालेंगे? क्या डाला? बिल्कुल, और कुछ नहीं है? श्योर? सब? ये क्या है? ये देखिए, चीनी दिख रही है सबको? दिखा? कुछ यहाँ भी चिपक गई है ना? हाँ, ऐसे करो, नीलम खड़ी हो, पानी को हिलाओ जरा, देखो घुलती है चीनी? कोई? हाँ हाँ, ऐसे करो, बाहर मत निकालना। हाँ, फिर तो छोड़ दो। घुली चीनी? हाँ, थोड़ी घुली है, बाकी अभी क्रिस्टल दिख रहे हैं। अच्छा, आप इसको दो, अब आप इसको गर्म करो। इसको गर्म करो। चीनी गल रही है? दिख रहा है? गल रही है? अभी और गलने दो, जब पूरी गल जाएगी तब दिखाएंगे। गल रही है या घुल रही है? हाँ, बुलबुले, भाप उठ रही है। जब पूरी चीनी घुल जाएगी तब देखेंगे हम। गरम तो नहीं लग रहा? बुलबुले निकल रहे, लेकिन चीनी अभी है। जब पूरी चीनी घुलेगी तब देखेंगे। बस देखो, हिलाओ। घर में क्या करते हैं? हिलाते ना, चम्मच से हिलाते। घुली? सारी घुल गई। और रखो, थोड़ी जो रह गई है वो भी घुल जाए। इससे हमारे
प्रयोग करने से क्या निष्कर्ष निकलता है? जल में चीनी घुल जाती है, ये तो हमने पहले भी बताया था, लेकिन आज हमने क्या नया बताया है? जल को गर्म करने से चीनी जल्दी और अधिक घुलेगी, जल्दी घुलेगी और अधिक घुलेगी। तो हम किसी जल की विलयता, जो जल एक विलायक है, उसकी विलयता हम बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं? गरम करके। किसी भी पदार्थ को जैसे हमने डाला नमक को या चीनी को, तो तुरंत तो नहीं गलता। अगर हम उसे गरम कर, देखिए बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन, देखो कहीं चीनी का एक क्रिस्टल नजर नहीं आ रहा, मतलब चीनी पूरी घुल गई, पता भी नहीं चला। कैसे अभी हम लोग चलाते रहते तो न घुलता इतनी जल्दी, गरम करने से तुरंत। देखो छुओ, थोड़ा गरम है, धीरे से छूना है, गरम है ना, और ठंडे में नहीं। बेटा इसको बंद कर दो। इस प्रयोग से यह निष्कर्ष निकलता है कि कुछ पदार्थ जल को गर्म करने से जल्दी घुल जाते हैं और कुछ बिना गर्म किए भी, जो गर्म करने पे घुलते हैं जैसे चीनी और भी कई चीजें, और नमक बिना गर्म किए भी। अच्छा, अगर हम इसके अंदर और चीनी डालते ही जाएं और गर्म करते जाएं तो क्या होगा? घुलती जाएगी। कब तक? जब तक चीनी डालते रहेंगे। बेटा इसमें एक पोजीशन ऐसी आएगी कि हम इसको गर्म भी कर देंगे ना तो भी नहीं घुलेगी, क्योंकि जो पानी के अणु कम पड़ जाएंगे और चीनी के अणु ज्यादा। जब पानी के अणु होंगे ही नहीं तो चीनी किस में जाएगी? मैंने क्या बताया था, पानी और चीनी दोनों रिएक्ट करते हैं, वो घोल। जब पानी कम पड़ेगा तो चीनी घुलना बंद हो जाए, तब हम उसको कहते हैं, उसका सांद्र सॉल्यूशन, सांद्रण घोल कहते हैं कि इसके अंदर बस इतनी ही चीनी घुल सकती थी, इससे ज्यादा चीनी नहीं घुल सकती। तो इस प्रयोग से हमें ये पता चला कि जल एक अच्छा विलायक है। ताप बढ़ा देने से जल में उस तत्व की विलयता बढ़ जाती है। ताप बढ़ाने से या गरम करने से विलयता बढ़ जाती है। देखिए, अगर ताप बढ़ाने से जल की विलयता न बढ़ती तो हम लोग जो चाय बनाते हैं ना, तो उसमें बस चाय पत्ती, चीनी, दूध सब डाल के रख दें, अपने आप चाय बन जाए। लेकिन हम लोग तो खौलाते हैं ना, क्योंकि खौलाने से ही चाय पत्ती उसमें कलर देती है और चीनी घुलती, इसीलिए हम लोग ताप बढ़ाते हैं। जब दाल चावल अगर अपने आप उसमें पक जाए तो फिर हम लोग ऐसी क्यों जलाएं? हम लोग घर में जो खाना बनाते हैं ताप बढ़ाते हैं, ताप बढ़ाने की वजह है क्योंकि पदार्थों की विलयता उससे बढ़ जाती। एक सीटी लगाओ, खाना तैयार। बस कुकर में दाल चढ़ाई, एक सीटी लगी, क्योंकि कुकर में अंदर का तापमान पता है कितना होता है? 4 गुना ज्यादा हो जाता है। जो कढ़ाई, बेटा सब सुनो, जो कढ़ाई में खाना बनाते हैं उसमें तापमान कम होता है, जो कुकर में खाना बनता है उसमें एक तो प्रेशर है, उसका तापमान अंदर बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए दाल जल्दी पकती है। अगर भगोने में पकाएंगे तो देर से, लेकिन कुकर में जल्द, क्योंकि अंदर का तापमान, कुकर के अंदर का तापमान खूब ज्यादा होता है। आपको ऐसा लगता है कि जो नमक वाला पानी है, समुद्र वाला पानी है, क्या ये हमारे पीने के योग्य है? क्या हम समुद्र का पानी पी सकते हैं? क्यों नहीं पी सकते? वो खारा होता है ना, बहुत सारा। ठीक है,
अब हम अगर ये करें कि हम लोग तो पिएंगे नहीं क्योंकि हमें जो मालूम है, अगर हम पौधों में डाल दें मर जाएंगे। इसका मतलब जो समुद्र का जल होता है वो किसी भी जीव जगत के लिए लाभदायक नहीं है। हाँ, लेकिन मछलियों के लिए है, मछलियाँ उसी में तो जिंदा रहती है। हाँ, लेकिन बाकी पौधों के लिए और जंतुओं के लिए या हम लोगों के इंसानों के लिए वो पीने लायक नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे लवण घुले होते हैं। अच्छा, और ये बताओ कि आप लोग हैंडपंप का पानी पीते? कितने बच्चे? हैंडपंप का पानी पीते हैं ना? अच्छा, और कोई लोग जो साधारण पानी भी पीते हैं, क्या दोनों में कोई फर्क है? हैंडपंप का पानी खारा हो और इस पानी में कोई स्वाद नहीं। हैंडपंप के पानी से अगर बाल्टी भर के रख दें और इस पानी से जो साधारण पानी है उससे बाल्टी भरकर रख दें तो तुलसी बताओ, जब हम लोग एक ही बर्तन में रोज हैंडपंप का पानी रखेंगे एक ही बर्तन में, तो जब तुम लोग बर्तन मांजते हो तो कुछ दिखता है उसमें? एक बच्चा केवल तुलसी बताएगी। हाँ बताओ। सफेद परत जम जाती है। वो परत क्या होती है? नमक, लवण होते हैं जिसको खुरच के साफ करना पड़ता है। जो साधारण जल होता है उसमें ये सब, तो समुद्र के पानी से अगर बाल्टी भरेंगे तो उसमें खूब सारा नमक इकट्ठा हो जाएगा और बहुत सारी परत जमेगी। अच्छा, इससे हमें फायदे हैं कि नुकसान है? नुकसान है। अच्छा, आज जो हम लोग एक दूसरा टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो है इसको पढ़िए, क्या लिखा है? जल दो प्रकार का होता है। जल कितने प्रकार के होते हैं? मृदु जल या शुद्ध जल, जिसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई लवण घुला नहीं है। दूसरा कठोर जल। अब मृदु जल वो होता है जो हम लोगों के यहाँ सप्लाई होता है, नगर पालिका का पानी, जो यहाँ जो हम लोग ये बिस्लेरी पानी या जो साफ पानी जिसको कहा जाता है, जिसके अंदर किसी भी तरह के कोई लवण घुले नहीं होते, वो मृदु जल कहलाता है। कठोर जल वो जल होता है जो जिसमें कई तरह के लवण घुले होते हैं और उन लवणों की वजह से उसके में कुछ हानियां होती हैं। क्या हानियां हैं? कठोर जल में क्या हानि है? और पहले तो बताओ, हम लोग मृदु जल और कठोर जल में अगर हमें अंतर पता करना हो तो कैसे पता करेंगे? अच्छा, किसे कहते हैं मृदु जल और कठोर जल? अगर मैं तुमसे ऐसे ही एक लाइन में पूछूं तो? नहीं, खारा तो वो तो पी के तो पता करेंगे, लेकिन हम लोग विज्ञान में साबुन। हाँ बताओ। जो मृदु जल है उससे कपड़े धोएंगे तो झाग ज्यादा होता है। हाँ, मृदु जल में। और कठोर में झाग कम निकल। जो सबसे पहला प्रयोग हम लोग करेंगे मृदु जल और कठोर जल का, वो साबुन का ही प्रयोग होता है। मृदु जल में साबुन झाग ज्यादा बनाता है। कठोर जल में साबुन जब हम लोग मृदु जल में कपड़े धोएंगे तो साबुन ज्यादा लगेगा कि कम?
साबुन का खर्चा कम होगा ना, क्योंकि एक बार रगड़ोगी और कपड़ा साफ हो, खूब सारी झाग बन जाएगी। लेकिन अगर हम लोग कठोर जल से कपड़े धोएंगे तो साबुन ज्यादा लगेगा और कपड़े भी साफ नहीं होंगे। और मृदु जल से हम लोग अपने बाल धोते हैं तो शैम्पू कम लगता है और बाल खूब सॉफ्ट हो जाते हैं, मुलायम हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं। लेकिन अगर हैंड पंप के पानी से हम अपने बाल धोएंगे तो कड़े हो जाते हैं और शैम्पू भी ज्यादा लगता है, क्योंकि झाग कम बनती है। आज आप लोग जिनके घर में ये पानी है, किसी के यहाँ हैंडपंप भी होता है, किसी के यहाँ साधारण पानी, दोनों घर में होते हैं, तो आज अपने अपने घर में ये काम करके देखिएगा कि किस पानी में झाग ज्यादा बनती है और किस पानी में झाग कम बनती है। और बेटा जो हम लोग खाना बनाते हैं ना, उसमें भी गैस का जो इस्तेमाल होता है, तो मृदु जल में जल्दी चीज होती है और जो कठोर जल होता है ना, उसमें नीचे वो बर्तन में परत जम जाती है उसकी लवणों की, तो उसको उबलने में टाइम ज्यादा, गैस की भी ज्यादा खपत हुई और साबुन की भी ज्यादा खपत हुई और हमारे बर्तन भी खराब हो गए। तो कठोर जल हम लोगों के लिए अच्छा नहीं है। और कठोर जल को हम भोजन बनाने में और प्रयोगशाला में, जैसे अभी हमने प्रयोग किया, तो हम इन प्रयोगशालाओं में इसका इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि इससे जो प्रयोग करेंगे वो गलत हो जाते हैं। समझ रहे हैं? इसके लिए हम लोग आशुद्ध जल या शुद्ध जल का ही प्रयोग करते हैं। आज सब बच्चे जल की कठोरता को पढ़ेंगे और मुझे बताएंगे कि मृदु जल और कठोर जल में क्या अंतर होता है। कठोरताएं दो प्रकार की होती हैं। अगर कोई जल कठोर है तो उसको हम लोग क्या शुद्ध कर सकते? ये प्रश्न आप लोगों के लिए है। सब लोग लिख लो, ये सब लोग गृह कार्य में लिख लो। क्या कठोर जल को शुद्ध किया जा सकता है? अगर किया जा सकता है तो कैसे किया जाता है, ये सब लोग अपने घर में से लिखकर लाएंगे। कठोर जल को शुद्ध कैसे करते हैं और ये कठोरता जो है कितने प्रकार की होती है, ये कल हम पढ़ेंगे। ये आप लोगों का होमवर्क है। कठोर जल को शुद्ध कैसे, सब ढूंढेंगे आंसर इसका। घर में पता करना कि कैसे हम लोग खारे पानी को साफ कर सकते हैं। ये आपका होमवर्क। थैंक यू चिल्ड्रन।